हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर रहे होंगे। चलिए, काइनेमेटिक्स के अंदर हमारा ग्राफिकल सेक्शन हमने कल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको जर्नल ग्राफ्स के बारे में बताया था कि ग्राफ नेचर के बेसिस पर हम 8 वैरायटीज बोल सकते हैं, पर वैसे ग्राफ होते हैं इनफाइनाइट वैरायटीज के। ग्राफ हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया जाएगा और ग्राफ का नेचर डिसाइड होगा दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन पर बेस्ड। 8 वैरायटी के ग्राफ बताए आपको। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताया, पैराबोलिक ग्राफ बताया, हाइपरबोलिक ग्राफ बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ बताया, लॉगरिथमिक ग्राफ बताया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बताया, एलिप्टिकल ग्राफ और सर्कुलर ग्राफ। ऐसे 8 वैरायटीज के ग्राफ हमें फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। वैरायटीज इनकी एक की पर्टिकुलर 50 और 100 कुछ कितनी भी हो सकती हैं, पर नेचर के बेसिस पर हम अगर इनको वैरायटी बोले तो हम ये कह सकते हैं 8 तरीके के ग्राफ हमें फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में बताया, फिर आपको मैंने पैराबोलिक ग्राफ के बारे में बताया, हाइपरबोलिक ग्राफ। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मिली थी बच्चों। पहली बात आपको मिली थी कि स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेप्ट 0 होता है और y इज प्रोपोर्शनल टू x है, यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर इक्वल पावर की हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से रिलेटेड अगर होती हैं, तो उनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। और अगर c 0 होता है तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है। दूसरी बात आपको बताई थी कि आपको स्ट्रेट लाइन का जब भी इंक्लिनेशन मेजर करना हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक्यूट एंगल ही मेजर करना है। और तीसरी बात बताई कि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब हो गया सीधा सीधा tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, जिसको आप dy बाई dx भी लिख देते हो बच्चों, dy बाई dx भी आप लिख देते हो उसको। चलिए, पर अब मैं आपको काइनेमेटिक्स के ग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूं, पर सुनिएगा ध्यान से। ग्राफ बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी होगी, क्योंकि जब कंडीशन होगी बच्चों तो हमें उस कंडीशन के बेसिस पर मिलेगा एक रिलेशन। कंडीशन के बेसिस पर क्या मिलेगा बच्चों? एक रिलेशन। जब रिलेशन आपके पास मिल जाएगा तो रिलेशन से डिसाइड होगा नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ का नेचर क्या रहने वाला है। स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, पैराबोला बनने वाला है, हाइपरबोला बनने वाला है, किस नेचर का ग्राफ होगा वो आपको पता चलेगा। कंडीशन, कंडीशन से रिलेशन, रिलेशन से नेचर ऑफ ग्राफ, और नेचर ऑफ ग्राफ जब मिल जाए तो हमें ढूंढना होता स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां हमें ढूंढना होगा बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को 0 करके डिपेंडेंट की वैल्यू को फाइंड करना होगा। यानी x वाली क्वांटिटी को 0 करना, देन आपको y कैलकुलेट कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों 0 हो गए तो ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, और अगर x 0 है, y 0 नहीं हुआ, तो इंटरसेप्ट से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। तो इस चीज से आप बहुत आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। चलिए भाई, काइनेमेटिक्स के ग्राफ की बात करेंगे अब। ग्राफ्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स। आ जाइए बच्चों, सबसे पहले हम इसके अंदर ग्राफ्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बेस्ड ग्राफ की बात करेंगे तो 3 वैरायटी के ग्राफ है हमारे पास बच्चों। वैसे 4 तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे हम यहां पर। पहला पढ़ेंगे हम एसटी ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ हम यही पढ़ेंगे बच्चों, एसटी ग्राफ।
अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये S जो है ना वो क्या है, ये S डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है बच्चों और डिस्टेंस भी हो सकती है। T तो टाइम है, पर ये ध्यान रहे टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सो टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और आपको पता है कि इंडिपेंडेंट को जीरो करके देखेंगे तो ही आपको डिपेंडेंट मिलेगा। तो आपको टाइम को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही लेना है। चलिए इस पहले ग्राफ का पहला पार्ट, ए पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशन दी जा रही है, मैंने आपसे जैसा कहा पहले ही कि बिना कंडीशन के रिलेशन नहीं मिलेगा, तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आप देखना इसी सीक्वेंस में मैं काम करूंगा, हमेशा कोई भी ग्राफ बनाऊंगा इसी कंडीशन से ग्राफ बनेगा आपका। कंडीशन है कि रेस्ट बॉडी के लिए आप उसका ग्राफ बनाइए। फॉर रेस्ट बॉडी, ये कंडीशन आपको दी गई कि एक रेस्ट बॉडी है, उसके लिए आपको एसटी ग्राफ बनाना है। अब हम सबको मालूम है यार बच्चों कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। कायरेमेटिक्स पढ़ ली भाई, अब तो पता होगा आपको कि रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ये बॉडी यहां से मान लो एक्स डिस्टेंस पर रखी हुई है एट टी इक्वल्स टू 0, फिर मैं आपसे कहूंगा यार 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन, बोले सर अब भी एक्स पर है। 2 सेकंड के बाद, बोले अब भी एक्स पर है। 3 सेकंड के बाद, बोले अब भी एक्स पर है। टाइम लगातार बढ़ाते जाइए पर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आए तो आप बोलते हो रेस्ट है। पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया तो आप बोलते हो रेस्ट में है। अब ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि हमें एक्स और टी के बीच, मतलब या एस और टी के बीच में ही ग्राफ को बनाना है। मान लिया मैंने कि इस एक्स की वैल्यू टी इक्वल्स टू 0 पर जो है वो एस नॉट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इनिशियल बॉडी के पास डिस्प्लेसमेंट है एस नॉट, पर बॉडी रेस्ट के अंदर है। तो अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि टाइम लगातार बढ़ेगा पर पोजीशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो ये रिलेशन कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही बात है भाई, कोई चीज अगर किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रही तो उनमें आपस में ही रिलेशन नहीं है। सीधी सी बात है कि जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे आप अमेरिका के अंदर एक रामलाल जो है वो एक्सपायर कर गया, तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है यार? होगा अमेरिका में कोई रामलाल, हमें उससे क्या मतलब है? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड नहीं है। वो रिलेटेड नहीं है तो हम उससे इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई रामलाल नाम का व्यक्ति हमारा कोई रिलेशन में है और उसके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो इफेक्टेड होते हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही अपने पास में अगर रेस्ट बॉडी है तो टाइम कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा पर डिस्प्लेसमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर फिर आपको ग्राफ बनाने में तकलीफ आ जाती है। तो सुनिए, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ हमें बनाना है पर रिलेशन कोई है नहीं हमारे साथ, तो जो भी इन दोनों में से वेरिएबल है वो कौन है? टाइम। वेरिएबल कौन है? टाइम। जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर पावर 0 लगा दीजिए और प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना दीजिए। अब टाइम की आप कितनी भी वैल्यू रखते जाइए, कितनी भी वैल्यू रखते जाइए, टाइम की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर पावर 0 लगने का मतलब ही होता है कि उसकी वैल्यू 1 हो जाना, ठीक है। अब मुझे बनाना है नेचर ऑफ ग्राफ, पता करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। साहब टी तो आप लगातार चेंज करते जा रहे हैं पर एस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एस और टी के बीच में ग्राफ बनाना है। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है बच्चों हमारा और ये टाइम एक्सिस है। टी इक्वल्स टू 0 भी करोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कितना है? एस नॉट। तो टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं यहां पर एस नॉट है मेरा। 1 सेकंड पर भी 1 है, 2 सेकंड पर भी 2 है, 3 सेकंड पर भी 3 है, मतलब वही है जो इनिशियल में है। तो टी इक्वल्स टू 1 पर भी वही, टी इक्वल्स टू 2 पर भी वही, टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पर भी वही, टी इक्वल्स टू 4 पर भी वही। जितने भी डॉट्स आपको मिले हैं
अगर उन सबको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें बच्चों, तो आपको रेस्ट बॉडी का एसटी ग्राफ आपको मिल जाएगा। यानी जब भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी, अब ग्राफ साफ साफ क्लियरली बता रहा है कि टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर इंस्टेंट पर एक जैसी ही है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर इंस्टेंट पर एक जैसी है। जितना इनिशियल में था उतना 1 सेकंड पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है। आगे बढ़ते जाइए आप, यही ग्राफ आपको मिलेगा। पर इस ग्राफ का हॉरिजॉन्टल से अगर आप इंक्लिनेशन देखेंगे तो आपको थीटा मिलेगा 0 डिग्री का, यानी स्लोप होगा 0, क्योंकि tan थीटा होता है स्लोप, और थीटा 0 tan 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। यानी यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि जब भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी तो एसटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये बात नोट लगाकर अपन लिख देते हैं। When body is at rest, when body is at rest, then ST graph will be straight line but parallel to time axis, but parallel to टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। स्ट्रेट लाइन तो है पर वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ये तो हमारा हुआ बच्चों पहला ग्राफ एसटी का, कि रेस्ट कंडीशन में अगर कभी भी, अब ध्यान से सुनना ये बात, आगे भी एसटी के जितने भी ग्राफ बनेंगे उनमें चाहे वो कर्व्ड बने, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने, कैसा भी ग्राफ बने, जितने भी पोर्शन के लिए एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, उतने टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहने वाली है। जब जब एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल से छोटा सा एलिमेंट ही आए, चाहे छोटा सा एलिमेंट ही आए, तो समझ लेना कि टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर एसटी ग्राफ बना है तो इसका मतलब वो बॉडी उस पर्टिकुलर जगह पर रेस्ट कंडीशन के अंदर आ गई है। पहला ग्राफ समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगले ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, ग्राफ नंबर 2 मतलब बी। एसटी का दूसरा ग्राफ, कंडीशन दी जा रही है बच्चों, बिना कंडीशन के काम नहीं होगा और कंडीशनल ही सारे ग्राफ है ये। अब आपको बोल दिया जाता है, मान लो कि व्हेन बॉडी मूव्स with constant velocity, constant velocity, वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, और आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर है, और कोई भी वेक्टर कांस्टेंट कब रह सकता है? जब उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। मान लो कि कोई पार्टिकल यहां पर है बच्चों, और आपने उसको इस डायरेक्शन के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकंड की, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहेगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। पाथ बोल रहा हूं, ग्राफ नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अभी ग्राफ के नेचर का पता ही नहीं है मुझे कुछ भी। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो पाथ जो होगा वो कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, t = 0 पर से चलना शुरू किया विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और मान लो t सेकंड पर जाकर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो यहां से बना वो s बन गया बच्चों। अब मुझे ग्राफ इस s और t के बीच में प्लॉट करना है, तो रिलेशन भी इनके बीच में ही चाहिए ना भाई। जिनके बीच में ग्राफ बनना है उन्हीं के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, सीधी सी बात है। और हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है बच्चों, वेलोसिटी इक्वल्स आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा है आपने ये, यानी कि v = s/t, यानी कि v = s/t। तो यहां से मैं अगर
एस की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे मिलता है वीटी। और वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब S इज प्रोपोर्शनल टू टी। रिलेशन पता चल गया बच्चों, तो नेचर भी पता चल गया आपको। S की पावर 1 है, T की पावर 1 है, दोनों प्रोपोर्शनल के रिलेशन से रिलेटेड हैं, तो स्ट्रेट लाइन नेचर होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया हमें। चलिए प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ को S और T के बीच का। समझने की बातें बहुत ज्यादा, इसलिए आपको एक एक बात को ध्यान से सुनना है और चीजों को समझना है। ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है बच्चों। ग्राफ का नेचर मुझे पता चल गया है कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। यहां तक पहुंच चुके हम, कंडीशन से रिलेशन मिला, रिलेशन से नेचर डिसाइड हुआ। अब स्टार्टिंग पॉइंट पता करना है कहां पर होगा, तो वापस से रिलेशन पर आओ और इंडिपेंडेंट को जीरो करो। इसको जीरो करोगे तो एस भी जीरो आएगा। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। चल गया पता हमें? तो ग्राफ यहां से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों। अब इस स्ट्रेट लाइन का एक इंक्लिनेशन भी होगा, और वो हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करना है, एक्यूट एंगल ही मेजर करना है। तो यहां का थीटा जो है ना बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज है। थीटा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। चलो अब जरा स्लोप यहां का क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये इंक्लिनेशन की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें रिजल्ट मिला एस की वैल्यू है वीटी के बराबर, और इससे पता चला कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इंटरसेप्ट जीरो है यहां पर, इसीलिए अपने पास में ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ बना है। तो ऐसा करो, इस रिलेशन को आप y इक्वल टू mx के साथ कंपैरिजन करो, तो आपको y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, आपको x एक्सिस पर टाइम नजर आ रहा है, तो स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और आपको पता है कि स्लोप जो होता है, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा के बराबर होता है, वो यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करेगा। पर सर वेलोसिटी तो वेक्टर, तो ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये इंक्लिनेशन की डायरेक्शन ही बताएगी आपको। डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ ST ग्राफ रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? तो डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ ST ग्राफ रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर एंटी क्लॉक में है तो इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और स्लोप डिसाइड करेगा उसके मैग्नीट्यूड को। यानी कि ST ग्राफ का जो स्लोप आएगा बच्चों, वो यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, tan थीटा। वैसे थीटा नहीं हो तो कोई बात नहीं हो तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना और एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर प्लॉट कर देना। एंगल पता नहीं हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिएगा। ये वाला डाटा आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से मिलेगा और ये वाला डाटा आपको टाइम एक्सिस से मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे S/T कर दीजिए ना यार। सबकी बात क्लियर? तो पता चल गया, ऐसे दो इंपॉर्टेंट बातें मिली, दो इंपॉर्टेंट बातें मिली हैं। दोनों बातें मैं नोट लगाकर लिखूंगा। पहली बात, डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन, डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ ST ग्राफ represent direction of velocity
इंक्लिनेशन जो स्ट्रेट लाइन बना है, एसटी ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बना है, उसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी बच्चों, और अगर थीटा क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। ये तो पहली काम की बात होगी। दूसरी काम की बात आपको पता चली, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। अब इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों तो देखते हैं उस पर बेस क्वेश्चन कैसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स ए एंड बी शोन इन फिगर। दो मूविंग पार्टिकल्स हैं ए और बी, उनके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, टाइम एक्सिस, ये पार्टिकल ए के लिए दिया गया, ये पार्टिकल बी के लिए दिया गया। इसका इंक्लिनेशन आपको 30 डिग्री दिया गया और इसका इंक्लिनेशन आपको 60 डिग्री दिया गया, और पूछा गया फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी, यानी पार्टिकल ए की वेलोसिटी और पार्टिकल बी की वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। बहुत ही आसान सवाल अपने लिए बच्चों, क्योंकि हम अभी सीख चुके हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। बोथ पार्टिकल्स आर मूव इन सेम डायरेक्शन, both particles are move in same direction। कैसे पता किया भाई कि सेम डायरेक्शन में है? क्योंकि दोनों के इंक्लिनेशन की डायरेक्शन सेम है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हैं। दूसरी बात, वी नो दैट, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। हमें मालूम है कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा, और tan थीटा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधे सीधे यहां पर रिलेशन निकालना हो तो VA अपॉन VB कर दीजिएगा बच्चों। यहां से आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, यहां से मिलेगा आपको tan 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बच्चों, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आपको जवाब मिलेगा 1/3। Therefore VB equals to 3 times of VA। हो गया सवाल हमारा। दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में पूछा गया तो पता चल गया कि पार्टिकल बी पार्टिकल ए की वेलोसिटी की 3 टाइम्स वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल बी की वेलोसिटी पार्टिकल ए की वेलोसिटी से ज्यादा है, और दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों अगला सवाल देखें, एक और सवाल, अच्छा सवाल है वो भी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल शोन इन फिगर। ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकता है।
तो आपको डिस्प्लेसमेंट के दोनों एक्सिस दिए गए, पॉजिटिव एक्सिस भी और नेगेटिव एक्सिस भी, और आपको ग्राफ बनाकर दिया गया बच्चों कुछ ऐसा। स्ट्रेट लाइन है ये, ऐसा दिया गया। यहां टाइम लिखकर दिया 1 सेकेंड, यहां टाइम लिखकर दिया 2 सेकेंड, यहां टाइम लिखकर दिया 3 सेकेंड, यहां लिखकर दिया आपको 4 सेकेंड, और यहां लिखकर दिया आपको 5 सेकेंड। यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया +40 मीटर, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया -20 मीटर, ऐसा आपको दिया गया। ग्राफ आपको दे दिया गया और आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आपसे पूछ लिया फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये आपसे पूछ लिया। पार्टिकल के मोशन का एसटी ग्राफ आपको दिया गया और आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को पूछा गया है बच्चों, तो आपको ये तो पता होना चाहिए एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो ग्राफ में दिख रहा है यार, 0 से लेकर 5 सेकंड तक कई मोशन की बात की गई है, तो टोटल टाइम तो आपको पता चल गया 5 सेकंड है, पर आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये समझ लीजिएगा, एसटी ग्राफ में बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। आप क्या करो, हमारी सहूलियत के हिसाब से कि हमें आसानी हो जाए, ग्राफ के नाम दे दो। आप ग्राफ के नाम दे दो, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है, मतलब फर्स्ट 1 सेकंड वाला जो पार्ट है, इसको आप नाम दे दो ए पॉइंट, यानी ओ ए। तो यहां से यहां तक ए बी, ये बी सी, ये सी डी, और ये डी ई, हर 1 सेकंड के इंटरवल का ग्राफ का नाम आपने दे दिया है। ठीक है, ये काम कर लिया आपने। अब मैं निकालने जा रहा हूं यहां पर पहले, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस को। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी समझ लीजिएगा बच्चों। टोटल डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं, मुझे मालूम है टोटल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, पाथ लेंथ। ध्यान रहे, पाथ लेंथ होती है, ग्राफ लेंथ नहीं होती है। पाथ लेंथ होती है, ग्राफ लेंथ नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्राफ के इस पार्ट में कोई ना कोई लेंथ कवर की होगी, ए बी में भी कोई ना कोई लेंथ कवर की होगी, बीसी में भी कोई लेंथ कवर की होगी। तो यहां पर आप ओ ए पार्ट की लेंथ प्लस ए बी पार्ट की लेंथ प्लस बी सी पार्ट की लेंथ प्लस सी डी पार्ट की लेंथ प्लस डी ई पार्ट की लेंथ। अब क्या करेंगे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ओ ए पार्ट पर आइए पहले, ओ ए, और इस पार्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट एक फाइनल पॉइंट है। दोनों एंड्स को पकड़ो, दोनों एंड्स को पकड़ो और उसको शिफ्ट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर। सीधे सीधे शिफ्ट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से इन दोनों को पकड़ा, ये तो ऑलरेडी यहीं पर है, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी यहां पर है, इसको पकड़कर सीधा कर दो। कितना आया भाई ये डिस्टेंस, 40 मीटर। ठीक, तो ओ ए की लेंथ 40 मीटर। ए बी को पकड़ो, दोनों को शिफ्ट करोगे तो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि ए बी शिफ्ट होकर यहीं आने वाला, बी भी शिफ्ट होकर यहीं आने वाला है। दोनों ओवरलैप हो गए तो डिस्टेंस 0। फिर बीसी को पकड़कर शिफ्ट करो, सीधा सीधा शिफ्ट करना है 40 मीटर। सीडी को शिफ्ट करो, कितना आया, -20। अरे भाई डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, ये गलती होगी, ध्यान रखना। डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है, और मूविंग पार्टिकल की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए सीडी पार्ट को यहां शिफ्ट करो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना 20, और फिर डीई को भी शिफ्ट करोगे तो 20। तो यहां ओए पार्ट की लेंथ आई हमारी 40, इसको शिफ्ट किया, AB को शिफ्ट किया, 0 आया था, दोनों पॉइंट ओवरलैप हो गए थे। BC को शिफ्ट किया, अगेन 40, CD को शिफ्ट किया 20, DE को शिफ्ट किया 20, 120 मीटर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी।
40 प्लस 40 80, ये 100, ये 120 मीटर। ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेता हूं आपसे। टोटल डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेता हूं आपसे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां हर पार्ट का एक डिस्प्लेसमेंट तो होना ही होना है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। बस अभ्यास अगर हो जाएगा ना, आपकी प्रैक्टिस, तो फिर आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मुंह जबानी होता है, फिर मुंह जबानी होता है। क्यों? मालूम है डिस्टेंस पाथ लेंथ मेजर करनी है यार, हर पार्ट की लेंथ यहां देखते चलो, एक्सिस पर शिफ्ट करते जाओ, 40 0 40 20 20। अब क्या करो आप क्या था पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो बताओ। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ग्राफ के अंदर आओ और इनिशियल पॉइंट को ढूंढो, कहां पर है? ओ पॉइंट पर। ग्राफ पर जाओ और फाइनल पॉइंट को भी ढूंढो, कहां पर है? ई पॉइंट पर। और आप इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए। ओ से ई की तरफ आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, तो इन सबका जो रिजल्टेंट आ रहा है, वैसे भी आपको मैंने बताया तरीका याद करो। ए से ए मरेगा, बी से बी मरेगा, सी से सी मरेगा, डी से डी मरेगा, बचेगा क्या? ओ ई वेक्टर। याद करो, वेक्टर के अंदर मैंने तरीका बताया था आपको। जो भी कॉमन उसको मारते जाओ। इन दोनों में ए कॉमन मार दिया, इन दोनों में बी कॉमन मार दिया, इन दोनों में सी कॉमन मार दिया, इन दोनों में डी कॉमन मार दिया, इधर क्या बचा? ओ, इधर क्या बचा? ई। तो इन सब का रिजल्टेंट ओ ई बना है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इसको शिफ्ट कर लीजिए आप, खत्म। इसको शिफ्ट करोगे तो ये तो ऑलरेडी यहां पर ही है ना। ई को शिफ्ट करके लाओगे, ओहो, दोनों ओवरलैप हो गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों वो 0 आएगा। टोटल डिस्टेंस भी आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब आपको चाहिए एवरेज स्पीड, जो होती है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी 120 आ गई, टोटल टाइम 5 सेकंड का आ गया, मीटर पर सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ गया। अब आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, जो कि 0 आपको नजर आ रही है। डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो कितने का भी डिवाइड करो 0 ही आने वाला है। फिर सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे। चलो, आपको मैं ऐसा मानता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पॉज करके जरा ट्राई कीजिएगा, पॉज करके, ठीक है? आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल शो करके दिया गया है डायग्राम के अंदर। चलिए भाई, ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया है। यहां लिख कर दिया आपको 60 मीटर, यहां आपको लिख कर दिया हुआ है 10 मीटर, यहां आपको लिख कर दिया गया है 40 मीटर, ये 0, यहां आपको 2 सेकंड, और यहां आपको लिख कर दिया है 10 सेकंड। और वही आपसे फिर पूछ लिया है मैंने, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल शोन इन फिगर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये आपसे पूछ लिया मैंने। करो ट्राई फटाफट, पॉज करके, जल्दी से करना है। चलिए, कर लिया होगा बच्चों, ध्यान से देखें जरा। मैंने आपसे कहा था कि हमारी सहूलियत के हिसाब से, मतलब हमें आसानी हो जाए, ग्राफ में नाम दे लीजिए आप। इसको आपने नाम ए दे लिया, इसको बी नाम दे लिया, इसको सी नाम दे लिया। तो ए बी पार्ट और बी सी पार्ट, दो ही पार्ट है अपने पास, ठीक है? पहली चीज आप निकालने जा रहे हो टोटल डिस्टेंस। तो ए बी पार्ट की लेंथ और बी सी पार्ट की लेंथ दोनों आपको मेजर करनी है।
ए और बी को पकड़िए और शिफ्ट कर दीजिए। ए ऑलरेडी यहां पर है, बी यहां पर आ गया है। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस यहां पर पढ़ लीजिए, कितनी आएगी? 50। दोनों डिजिट का डिफरेंस देखना, ठीक है। यहां 60 लिखा हुआ है, 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 50। तो ये लेंथ 50 मीटर की होगी, तो ए बी आया 50 मीटर। चलो बीसी को शिफ्ट करोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ो, कितना है बच्चों? 30। तो जवाब मिलेगा आपको 80 मीटर। डिस्टेंस तो आ गई आपके पास में 80 मीटर। अब निकालना डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ आपको एक वेक्टर को शो करना है। इनिशियल पॉइंट ग्राफ का कहां दिख रहा है आपको? ए पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन दिख रहा है? सी पॉइंट। जब आपने ए से सी की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ किया बच्चों, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चलो शिफ्ट करो इसको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। तो आपने जब ए बी को शिफ्ट किया तो ए बी, ए तो ऑलरेडी यहां पर है, सी को जब शिफ्ट किया तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20। पर जब आप शिफ्ट करोगे तो ये एरो जो दिख रहा है ना, वो यहां आएगा। ऐसे शिफ्ट करोगे तो यही आएगा ना भाई। तो जब आपने शिफ्ट किया तो इसका एरो नीचे गया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों -20 मीटर का। -20 मीटर। डिस्टेंस भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपको मिली 80, टोटल टाइम है 10 सेकेंड का, जवाब होगा 8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -20, टाइम की वैल्यू 10, तो -2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। आई थिंक दोनों क्वेश्चन से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन या तो उस वैरायटी का आएगा या इस वैरायटी का आएगा। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है आपसे ये पूछ ले, जैसे इस सवाल में पूछ लूं मैं आपसे, या इस सवाल में पूछ लेता हूं। सभी के अंदर मैं आपको निकाल कर देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बने। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉक पॉजिटिव। यहां वेलोसिटी 0। याद करो, एसटी ग्राफ टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होगा। इतने से एरिया में पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है। यहां देखो तो आपको मिलेगा क्लॉकवाइज, यानी यहां की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहां की वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, पर यहां की वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये सब क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी, पर यहां पॉजिटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी। ऐसे यहां पर भी देखोगे आप, हॉरिजॉन्टल से एक्यूट एंगल देखना है यार। एबी पार्ट का हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा एक्यूट, क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहां हॉरिजॉन्टल से आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो एबी पार्ट के अंदर नेगेटिव वेलोसिटी है, बीसी पार्ट के अंदर पॉजिटिव वेलोसिटी है। विद डायरेक्शन कांसेप्ट आपने पकड़ लिया है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए एस2 के तीसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते बच्चों पर। चलिए बच्चों, तो आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के तीसरे नंबर के ग्राफ पर। ग्राफ नंबर सी, कंडीशन। A particle start from rest, moves with constant acceleration, moves with constant acceleration। तो आपको एसटी ग्राफ बनाना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले देखें यार बच्चों, क्योंकि आपको पता है जब तक
जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज में ग्राफ आपको बनाना है उनके बीच में रिलेशन को फाइंड करना पड़ता है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 बच्चों। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलने वाला है बच्चों। एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला गया है। t सेकंड तक मोशन किया उसने, यहां जाकर टाइम t सेकंड हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट s तैयार हो गया। ग्राफ आपको s और t के बीच में निकाल कर देना है, तो रिलेशन भी इन दोनों के बीच में ही चाहिए बच्चों। और हमें मालूम है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। तो अगर आप यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं और मालूम है s और t के बीच के रिलेशन की इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो फ्रॉम हम लिख सकते हैं s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी गई है और ये भी मालूम है कि ये चीज इसमें क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। तो s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। यस, रिलेशन पता चल गया तो ग्राफ का नेचर पता चल गया। ग्राफ का नेचर याद करो, दो फिजिकल क्वांटिटीज अनइक्वल पावर की हो, प्रोपोर्शनल के रिलेशन से रिलेटेड हो, तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक के अंदर भी कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की पावर का रेशो 1:2 या 2:1 होना चाहिए। तो यहां पर 1:2 की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं बच्चों इसका एस और टी के बीच का। ये सपोज टाइम एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये ओरिजिन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ही होगा ओरिजिन, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर s तो 0 ही आने वाला है, तो दोनों के बीच में ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पर ध्यान से समझने की बात है यहां पर कि ये टाइम एक्सिस को टच करते हुए सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ बनना चाहिए बच्चों। ऐसा टाइम एक्सिस को टच करते हुए, बोले सर क्यों बनाया आपने, तो देखो इसकी जगह पर बच्चा ग्राफ ऐसे बना लेता है, समझिएगा। और क्या गलती हुई है ये भी समझ लेना ध्यान से। S और T के बीच में जब ग्राफ बनाता है बच्चों यहां पर, तो सिमेट्रिकल पैराबोलिक तो बिना टाइम एक्सिस को टच करते हुए अगर बच्चे ने बनाया, ऐसे अगर ग्राफ बना दिया, तो ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है, रीजन अभी समझाता हूं, पर पहले समझ लीजिएगा ये गलत ग्राफ बना है। टाइम एक्सिस को टच करना क्यों जरूरी है ये भी आपको बताता हूं। पर कई बच्चे कहते यार सर ने बोला था टाइम एक्सिस को टच करना है, तो टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनाते हैं, फिर भी गलत बना देते हैं। एस और टी के बीच का ग्राफ बना देते हैं वो ऐसे कुछ, बोले टाइम एक्सिस को टच करते हुए बनाना है, सिमेट्रिकल बनाने के चक्कर में वो यहां ला जाकर ऐसे बना देते हैं इसको। ये भी गलत है, दोनों गलत है। अब रीजन क्यों है, क्यों गलत है समझेगा। याद करो, इससे पहले वाले ग्राफ में आपने पढ़ा था बच्चों कि जब एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसके इंक्लिनेशन की डायरेक्शन जो होती है बच्चों, वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है, और स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। पर यहां कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं यार, यहां तो ग्राफ है। मान लो टाइम के किसी एक इंस्टेंट पर मुझसे अगर पूछा जाए, मान लो टाइम के इस इंस्टेंट पर मुझसे वेलोसिटी को पूछा जाता है, तो यहां से आप टाइम के इस इंस्टेंट पर ग्राफ पर ऊपर जाइए, जो भी पॉइंट मिले वहां एक टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए। ये आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया है, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई इसका एंगल बन रहा होगा, यानी इंक्लिनेशन। एंटी क्लॉक इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कोई ना कोई स्लोप की जो वैल्यू आएगी बच्चों, स्लोप आपको पता है tan थीटा होगा यहां पर, और वो tan थीटा s/t के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर्टिकुलर इंस्टेंट पर s और ये t, दोनों के डिवीजन से आप स्लोप निकाल कर दे सकते हो, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बच्चों। अब आपको यहां जो कंडीशंस दे रखी है वो सब ग्राफ के अंदर सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
अब आप ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर ये t इक्वल टू 0 पर आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। तो यहां का इंक्लिनेशन 0 डिग्री का मिलेगा, तो स्लोप 0 होगा कि नहीं होगा? तो स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी 0। यस, 100% सेटिस्फैक्शन है। पर ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहां t इक्वल टू 0 पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई इंक्लिनेशन आपको मिलेगा, तो स्लोप भी मिलेगा। स्लोप भी मिलेगा तो यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, और कंडीशन में जो आपको दे रखा है सवाल के अंदर वो गलत हो जाएगा, इसलिए ग्राफ गलत हो जाएगा। पर सर ये क्यों गलत हुआ? यहां तो हमने टाइम एक्सिस को टच किया है, बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही है। पर इसके आगे क्यों गलत हुआ है ये समझने की बात है। हाँ, ये वाला जो ग्राफ है ये s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन का ग्राफ है, ध्यान रखना। ये ग्राफ s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का होगा, क्योंकि इसमें u 0 नहीं है। हाँ, u 0 होता तो s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर का फिर ये वाला ग्राफ होता। पर ये क्यों गलत हुआ कि इसके बाद टाइम के इंस्टेंट ने बढ़ना बंद कर दिया बच्चों, घड़ी खराब हो गई भैया, टाइम ने बढ़ना बंद कर दिया, बट डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। टाइम के इसी इंस्टेंट पर इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर इसी इंस्टेंट पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये वाला डिस्प्लेस। अरे भाई, टाइम के एक ही इंस्टेंट पर इतने सारे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहां अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे बच्चों तो उसका एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो स्लोप आएगा 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आकर पार्टिकल के अंदर रॉकेट घुसा दिया गया है, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई है। इज इट पॉसिबल? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों कि टाइम के एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए। दूसरी बात बोले सर ये कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन और पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये कहां दिख रहा है अपने पास में? इसको भी समझो, इसको यहां समझा देता हूं, समझिएगा ध्यान से। आपने जो ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को मैं अगेन दोबारा से बना रहा हूं बच्चों। टाइम एक्सिस को टच करते हुए सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ बनाया गया ऐसे। अब आपने क्या किया, इनिशियली टेंजेंट को ड्रॉ किया t इक्वल टू 0 पर, तो वो यहां पर आ गई बच्चों। यहां अपन ने मान लिया इंक्लिनेशन थीटा 1 है भाई, 0 डिग्री का है। टाइम के अगले किसी इंस्टेंट पर गए, यहां एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो कोई ना कोई तो इंक्लिनेशन मिलेगा यार बच्चों। थीटा 1 मान लिया मैंने, थीटा 2 सॉरी, ये 0 नहीं होगा भाई। यहां जाकर देखा, फिर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो यहां थीटा 3 मिल गया। तब देख रहे हैं कि थीटा कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। इसका मतलब स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, और स्लोप अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। v इक्वल टू tan थीटा, और थीटा जैसे से बढ़ेगा tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी स्पीड अप हो रहा है पार्टिकल। तो ये बता रहा है कि भाई एक्सेलरेशन मौजूद है। पर बोले सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे बताएं? ध्यान से देखो यार, फिर तो चेंज देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां इस इतने से इंटरवल पर आप देखेंगे, ये tan थीटा 2 माइनस tan 0 करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यहां का स्लोप, यहां की वेलोसिटी, यहां का स्लोप, यहां की वेलोसिटी, और चेंज का टाइम इंटरवल इतना है। अब इतने ही टाइम इंटरवल में आगे देखा तो वो भी चेंज सेम आना चाहिए। अगर वो भी चेंज सेम है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट से अपने बस में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर सेकेंड, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। इंक्लिनेशन की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो अपने को मालूम है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो मोशन की डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन होगा तो ही जाकर स्पीड अप होगा। तो ये ग्राफ सारी कंडीशंस जो है वो सब बता रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब है टाइम एक्सिस को टच करना, कंटिन्यूसली स्लोप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ना, और स्लोप डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर एक जैसा ही बढ़ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होना। तो ये एसटी का अपना तीसरा ग्राफ होता है बच्चों। चलिए चौथे नंबर के ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर का ग्राफ याद कीजिएगा थोड़ा सा यहां पर भी। अब मैंने आपसे ये कहा था बच्चों
कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और पावर अनइक्वल हो तो ग्राफ का नेचर पैराबोलिक होता है। पर मैंने आपको वहां तीन बातें बताई थी कि अगर पावर अनइक्वल हो, प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो तो ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा या अनसिमेट्रिकल वो पावर के रेशियो से पता चल जाएगा, और तीसरा ग्राफ टिल्ट किधर होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटीज की पावर कम होगी ग्राफ उस एक्सिस की तरफ टिल्ट हो जाएगा। ये तीन बातें मैंने आपको बताई थी वहां पर मैंने ये भी कहा था इन जनरल ऐसा होगा, मैंने ये नहीं कहा था कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो 1% केस ऐसा मैंने आपको कहा था फिजिक्स में मिलेगा जहां पावर इसकी कम है तो ग्राफ झुकना चाहिए नियम के अनुसार इसकी तरफ, पता चला वो हायर पावर की तरफ झुक गया। वही चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। फोर्थ नंबर पर आ जाइए। फोर्थ नंबर का ग्राफ हमारा है, कंडीशन को देखेंगे आप। A particle moves on straight line under constant retardation and finally comes to rest. तो एसटी ग्राफ आपको बताना है बच्चों। एक पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पर कांस्टेंट रिटार्डेशन के इफेक्ट में मूव कर रहा है। t इक्वल टू 0 पर डेफिनेटली कोई ना कोई तो इसकी वेलोसिटी होगी यार बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, वही कांस्टेंट रिटार्डेशन बनेगा यहां पर। तो वो एक्सेलरेशन इधर है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहां जाकर स्टॉप हो जाएगा, यानी फाइनली कम्स टू रेस्ट हो जाएगा। टी सेकंड तक मान लो मोशन किया उसने और एस डिस्प्लेसमेंट बनाया। मुझे ग्राफ एस और टी के बीच में बनाना है तो रिजोल्यूशन भी इन दोनों के बीच में चाहिए। अब चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या कांस्टेंट रिटार्डेशन हो, लगती तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। तो चलो यहां पर इक्वेशन लगेगी बच्चों, एस इक्वल्स यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अब मुझे ग्राफ बनाना है एस और टी के बीच में, तो हमेशा हायर पावर के साथ ही आपको कंपैरिजन करना होगा। तो इसी इक्वेशन को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, एस इक्वल्स माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। टाइम की हायर पावर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो मुझे दिख रहा है यार कि ये टर्म तो कांस्टेंट है बच्चों, तो रिलेशन तो पता चल गया, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। पर प्रॉब्लम है इसके अंदर एक, पावर इसकी कम है तो हमारा ग्राफ तो बोले डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ झुकता हुआ बनना चाहिए, तो वो तो बना दिया, वो तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यहां तो रिटार्डेशन है, यहां तो रिटार्डेशन है ना भाई। और मैंने कहा था ग्राफ बोलता है, सारी कंडीशन को एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ध्यान से देखें, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बताओ, ये टाइम एक्सिस, और जब आप ग्राफ यहां पर बनाएंगे एस और टी के बीच में बनेगा पैराबोला ही, कंफर्म है सिमेट्रिकल पैराबोला ही बनेगा, पर वो अब हायर पावर की तरफ झुकता हुआ ग्राफ बनेगा ऐसा, सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ। क्योंकि मोशन का ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन दिख रहा है साफ साफ कि मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अगेंस्ट डायरेक्शन में भाई। तो टी इक्वल टू 0 पर अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई इंक्लिनेशन मिलेगा आपको, फिर आगे बढ़ाएंगे आप तो इंक्लिनेशन कम होता जाएगा, मतलब स्लोप कम होता जाएगा, लास्ट में जाकर आपके पास थीटा 0 डिग्री का होगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये देखिए आप ध्यान से, तो ये टाइम एक्सिस की तरफ झुकता हुआ सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ बना है आपका। इसलिए हमेशा नहीं बोल सकते, इन जनरल बोला गया कि जिसकी पावर कम होगी उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन आपको, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन का नेचर रिवर्स कर दिया गया है तो ग्राफ का नेचर भी रिवर्स हो गया है, इसलिए ग्राफ यहां पर ऐसा बना। बाकी कंडीशन तो वही है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है भाई, पर एस और टी के बीच में ही ग्राफ पूछा गया है, पर एक्सेलरेशन का नेचर रिवर्स, इसलिए यहां पर ग्राफ का नेचर भी रिवर्स हो गया है। ये टाइम एक्सिस की तरफ झुकता हुआ बनेगा और यहां लगातार स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और लास्ट में टाइम एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है वेलोसिटी, मतलब रेस्ट में आ जाना, वेलोसिटी का 0 हो जाना।
ये 4th नंबर का हमारा ग्राफ हुआ बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम के 4 ही ग्राफ हैं बच्चों, इन चारों ग्राफों को आपने जो बनाया है मैं कंपाइल कर देता हूं याद रखने के लिए। कंडीशनल ग्राफ है सारे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ किस किस कंडीशन में बनाया गया था। चलिए पहला ग्राफ सबसे पहले आपने ऐसा बनाया था बच्चों, फर्स्ट ग्राफ ये था फॉर रेस्ट बॉडी, याद कीजिए फॉर रेस्ट बॉडी। दूसरा ग्राफ था हमारा बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन बना था, ये क्या था भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है, और इसमें इंक्लिनेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा ग्राफ हमारा बना टाइम एक्सिस को टच करते हुए सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ, इसमें u 0 है और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। और चौथा बना था बच्चों अपने पास में इस प्रकार का सिमेट्रिकल पैराबोलिक ग्राफ ही है ये भी, पर इसमें u 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये वाला ग्राफ मैंने यहां पर बना दिया। ऐसे 4 ग्राफ एसटी के आपको टोटल मिलते हैं बच्चों। यहां पर एसटी ग्राफ हमारा खत्म होता है बच्चों। हाँ, पर ये ध्यान रखना कभी आपको u इस ग्राफ के अंदर u कभी 0 नहीं दे तो ग्राफ तो बनेगा ऐसा ही, पर वो टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा, फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये वाला ग्राफ होता है, ये ध्यान रखना, टाइम एक्सिस को टच नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा बना बच्चों एसटी ग्राफ। यहां पर अब आपको सवाल ही करने हैं इस पर बेस, तो क्या ग्राफ ही जब भी पूछा गया है वही ग्राफ पूछा है या कन्वर्जन पूछा गया है, वो आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आ ही जाएगा कन्वर्जन, ठीक है। या फिर मैंने क्वेश्चन जैसे आपको बताए थे वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों कि एसटी ग्राफ या तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, इस प्रकार की बातें वो आपसे करता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो बातें और समझ में आएंगी आपको। चलिए